हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सादा रहेगा। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, ये चक्र कहता है कदम कभी न रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, ये चक्र कहता है कदम कभी न रुकेगा। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग इस तिरंगे के बारे में बात किए थे कि अपमान क्यों किया था, इसलिए उसको हम बहुत अच्छे तरीके से रेला हूँ। तो आज क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर है 6, एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह क्यों फांसी के फंदे पर लटक गए, इस देश को आज़ाद कराने में सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह तीनों के बारे में आज हम समझेंगे कि एक बच्चे को पढ़ने के बजाय के पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। क्या सिर्फ किताबी ज्ञान ही अच्छे से ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। भगत सिंह ये भी कहते हैं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने पॉलिटिक्स ज्ञान भी रखना चाहिए और समय पर तो अपना जान कुर्बान और निछावर भी कर दे उस पॉलिटिक्स ज्ञान में, यथा समुद्र में कूद जाए। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। शहादत दिवस के बारे में 23 मार्च 1907 को इनका, एक मिनट सॉरी, देख रहे हैं, देखिए, एक लेख और एक पत्र का, जिनका लेखक है भगत सिंह। दुगेंत भाग 2 है क्लास 12 का हिंदी बुक। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है VVI कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव होगा, मैं इसी वीडियो में अच्छे तरीके से कराते जाऊंगा। और इस देख लीजिए, यही हमारे भगत सिंह हैं, क्यों हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे पर लटक गए। इस बुक में थोड़ा सा फ़ोटो आपको दिख रहा होगा उजला टाइप का, इनका फ़ोटो, रियल फ़ोटो कभी हम दिखा देंगे आप लोगों का, समझे। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि हंसते हंसते तीनों अपने आप को गले मिल गए और फांसी के फंदे पर लटक गए। भगत सिंह को एक बुक उनको मिला था, उनको दोस्त दिए थे पढ़ने के लिए, और तब तक पढ़े उन्होंने भूल ही गए थे कि हम फांसी के फंदे पर लटकने वाले और मौत की सज़ा मुझे सुना दी गई है। तब उन्हें बुक पढ़ने के बजाय उन्हें बोला गया कि चलो तुम फांसी पर, तो उन्होंने बोला कि रुको अभी हमें एक पेज और पढ़ना है। तो उन्होंने एक पेज पढ़ने के बाद उन्होंने फांसी पर लटकने और खुशी खुशी अपना जान निछावर कर दिए। हम लोग इसी शहीद भगत सिंह के बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 का हुआ था। शहादत, अरे ऐसे कोई अपने जान को मृत्यु नहीं दिए, तो शहादत के रूप में हम लोग मनाते हैं। शहीद हो गए थे भगत सिंह। शहादत 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर के पंडौर केस में फांसी दी गई। ऑब्जेक्टिव टाइम में आपसे या सब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगत सिंह का फांसी कब दिया गया। तो 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर के इंदौर के केस में फांसी दी गई। एक मिनट, थोड़ा बुक में हम देख लेते हैं, बुक में हमें कुछ लग रहा है। सही है 23 मार्च 1931 को, सही है, सॉरी। बांका चक 105 में गुगैरा ब्रांच, वर्तमान लाहौरपुर, पाकिस्तान। जन्म स्थान हुआ था, भगत सिंह का जन्म स्थान है बांका चक्र नंग 105 गुगैरा ब्रांच, वर्तमान लाहौरपुर, पाकिस्तान। पैतृक गांव का नाम खटकर कल्हा, पंजाब। पैतृक गांव का नाम इसका खटकरहा, पंजाब। माता का नाम विद्यावती। भगत सिंह का माता का नाम क्या था? विद्यावती। और भगत सिंह का पिता का नाम सरदार किशन सिंह। आपसे ऑब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ कि भगत सिंह का जन्म
23 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह की शहादत फांसी के फंदे पर लटक गए थे। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह का माता का नाम विद्यावती, भगत सिंह का पिता का नाम सरदार किशन सिंह। संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी के पिता और चाचा अजीत सिंह। संपूर्ण परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानी में थे और उनके पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा किसका सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय का सहयोगी थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगत सिंह के पिता का नाम है सरदार किशन सिंह और भगत सिंह के चाचा का नाम है अजीत सिंह। तो भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह के मांडले के जेल के देश निकाल दिया गया था। बाद में वे विदेशों की जाकर मुक्तिग्राम संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया था। उनके छोटे चाचा भी जेल में गए थे। भगत सिंह का जेल में कुछ ऐसा घटना घट गया था जिसके कारण उनका निधन हो गया था। भगत सिंह शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह के देवली कैंप जेल में रखा गया। भगत सिंह के शहादत के बाद उनके भाई को कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप में रखा गया था। भगत सिंह के कितने भाई हैं? तो 2 भाई। भगत सिंह के दोनों भाई का नाम है आपका कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। देवली कैंप जेल में रखा गया था जहां 1946 तक रहे। भगत सिंह के दोनों भाई देवली कैंप में रखा गया जहां पर उन्होंने 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए थे। भगत सिंह के पिताजी अनेक बार जेल गए थे। पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में बंगा में, फिर लाहौर DA की स्कूल में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में FA किया था। के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। कह रहे हैं कि पहले पढ़ाई उन्होंने 9 तक पहले 4 साल की प्राइवेट स्कूल में अपने गांव में बंगा में, फिर लाहौर के DAV स्कूल में अपने पढ़ाई की भगत सिंह। और 9 तक पढ़ाई के बाद नेशनल कॉलेज लाहौर के SM में किए दौरान और 9 साल के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर के FS के BA के दौरान उन्होंने छोड़ दी, क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। भगत सिंह क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण सभा लगा था। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी का आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में। कि निभकी कुर्बानी का मन अस्थायी और गहरा असर। 16 नवंबर 1915 को साराभा की फांसी के समय भगत सिंह को उम्र 8 वर्ष थी। उन्हें कहा जाता है कि 16 नवंबर 1915 को साराभा की फांसी के समय भगत सिंह का उम्र, साराभा एक व्यक्ति थे, उनके फांसी के देते के समय उस वक्त भगत सिंह का उम्र सिर्फ 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। वे साराभा के चित्र अपनी जेब में रखते थे। साराभा के चित्र भगत सिंह हमेशा अपने जेब में रखते थे। जैसे किसी के व्यक्ति का मौत हो जाने के बाद अपने फ़ोटो घर पे लगा देते हैं या किसी अपने फ़ोटो में वॉलपेपर के उनका चित्र रखते हैं कि हमेशा उन्हें दिल में रहे और हमेशा उनके हमें याद रखते थे। 12 वर्ष तक उम्र के जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरुआत। 12 वर्ष के जब भगत सिंह थे तब 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग मिट्टी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1922 में चौरा चौरी कांड। बाद 15 वर्ष उम्र में कांग्रेस के महात्मा गांधी मोह भंग होने 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र चले गए थे। भगत सिंह कहते हैं कि 1923 में पढ़ाई छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों की स्थायी की। 1928 में 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर रहे। भगत सिंह कहते हैं कि 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर रहे। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक थे।
भगत सिंह एक सच्चा देशभक्त थे, हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक देशभक्त थे। संघ का गठन किया, क्रांतिकारी आंदोलन सदन रूस के छेड़ दिया गया। 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली बम फेंका और गिरफ्तार हो गए थे। 8 अप्रैल 1929 को बहु के वसूरे का गठन किया, क्रांतिकारी आंदोलन सदन रूस छेड़ दिया था। 1929 में बहुउद्देशीय का गठन किया, क्रांतिकारी आंदोलन रूस के छेड़ दिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को बहुकेशीय द्वारा राजगुरु साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए भगत सिंह। देखिए 8 अप्रैल 1929 को बहुकेटीएस दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, उसके बाद गिरफ्तार हुए। अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में भी हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या 1927 में अक्टूबर 1926 में दशहरे के मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के हिंदी 1924 में 20वें पन्ने में कलकत्ता के 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख युवक मालवा 1924 में प्रकाश हिंदी लेख और नास्तिक क्यों हूँ 1930 से 31 अछूता समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक सत्याग्रह और हड़तालें की बम दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियाँ एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाश के द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किए गए। पत्र जो अलग अलग प्रकाश के थे, भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किए गए थे। भगत सिंह दस्तावेज के रूप में प्रकाशित। रविंद्रनाथ सन्यास पुस्तक बंदी जीवन और डंग ब्रिन का आत्मकथा अनुवाद भी लिखे थे। भगत सिंह जेल में जब रहे थे तो उन्होंने एक पत्र भी लिखे थे और बुक अपने डायरी भी लिखे थे, जिन्होंने कुछ डायरी उन्हें दिखाया गया और पता ना क्या होता है ऐसा, और डायरी उन्हें नहीं दिखाया गया। सच्चिदानंद सन्यास पुस्तक बंदी जीवन और डंग ब्रिन और आत्मकथा अनुवाद जेल में डायरी उन्होंने लिखे थे। भी लिखे थे। निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। भगत सिंह के निम्नांकित 4 पुस्तकें जेल में लिखी गई थी। जेल में जब भगत सिंह थे तो अपने अनुसार 4 पुस्तकें लिखी थी जाती थी, जो अभिप्राय, समाजवाद, आदर्श, आत्मकथा, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास और मौत के दरवाजे। भगत सिंह अपने जेल में जब रहे तो 4 पुस्तकें लिखे, समाजवाद, आदर्श, आत्मकथा, समाजवाद के बारे में भी लिखे, आत्मकथा के बारे में लिखते, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में भी लिखे और मौत के दरवाजे और इतिहास के बारे में भी लिखे। और एक ही बुक उन्हों को बताया गया है। देखिए और बुक क्या हो गया, हम लोग तो उतना देखते हैं। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास के पवित्र स्मृति, भारत के राष्ट्र के लोकमानस में थे। भगत सिंह के ऐसे परिचय के मोहताज नहीं है। हमें इसे किसी इतने हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक गए कि हमें ये परिचय के मोहताज नहीं है भगत सिंह। देखिए यही भगत सिंह है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। मैं कहता हूँ कि इन्हें कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इन्हें क्लास 12th का हिंदी बुक चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र भगत सिंह लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आज इस बुक को पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो भगत सिंह को सब जानते हैं। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृतियाँ भारत राष्ट्र के लोक मानस में थे। उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई और देश स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देने वाला हजारों लोग तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्तरपूर्ण कार्य के हुए अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधित्व के उनके कार्य और उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगी रहने वाली राष्ट्रीयता और ज्योतिर्मय चेतना का निर्माण किया। राष्ट्रीयता, देशभक्ति की क्रांति और युवा शक्ति जो प्रेम पुंज के प्रतीक है, यह अमर पद उन्हें लगभग 23 वर्ष में हासिल कर लिया था। स्वाधीनता सेनानी के परिवार में जन्म पाकर उन्हें बचपन में ही देश स्वतंत्रता के लिए अमर मिटने का अस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। जब स्वाधीनता सेनानियों में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए, भगत सिंह कहा जाता है कि जब स्वतंत्रता सेनानी में थे उन्होंने बचपन में देश स्वतंत्रता सेनानी के लिए मर मिटने के लिए उन्हें अविस्मरणीय पाठ पढ़ा लिया गया था। भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म के सृष्टि के आज्ञा और अमृत शक्ति की
थी। बचपन में लेकर उठाने की युवा शक्ति की शहादत तक उनका इतिहास यही साबित करता है। देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराध संघर्ष तथा सामाजिक समानता और न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ पर्याप्त हो गया है कि जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुम्हें तुच्छे पड़ गई है। नश्वर जीवन के इस महिमा के मूल बोध के चलते ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदा पर लटक गए। भगत सिंह अपने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, गले लगा लिया और झूल गए। सचुप हुए उस पर पथ पर पढ़े जिसका आगे रहा नहीं थी। जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर लटक गए थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब फांसी की फंदे की ओर जब निकल पड़े तो तीनों ने एक बार अपने आप से ऐसे गले मिले और एक बार फांसी के फंदे की ओर गए। हंसते हंसते एक बार गले मिलने के बाद उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक गए। भगत सिंह का विकास आरंभ से ही उद्देश्य के प्रति समर्पित एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ था और लाहौर छात्र जीवन में उनका संग साथ अपने जैसे लक्ष्य निष्ठे के जागरूक युवकों के साथ हुआ था। भगत सिंह विकास आरंभ से उद्देश्य के ही प्रतीक प्रबुद्ध नौजवानों के रूप में हुआ था लाहौर में। भगत सिंह प्रबुद्ध एक नौजवानों के रूप में हुआ था लाहौर में। छात्र जीवन में उनका संग साथी अपने ही जैसे लक्ष्य निष्ठ जागरूक हुआ था। छात्र जीवन में भगत सिंह का अपने जैसे लक्ष्य निष्ठ जागरूक हुआ था, युवकों से हो गया था। इनमें अनेक आगे गतिविधियां पर हमेशा बनी रही थी। अपनी रुचि पुस्तकें जिनमें साहित्य, राजनीतिक, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी, उन्हें खूब पढ़ी थी और उनसे पर्याप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार करते थे। वे उनकी मानसिकता, जागरूकता, सोच विचार और प्रभुत्ता की वह कारण थी कि घर छोड़ने के बाद वे कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए थे। उन्हें घर छोड़ने के बाद ऐसे विद्यार्थी में उन्हें पढ़ा गया था। उन्हें घर छोड़ने के बाद कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए थे। कौन चले गए थे? तो भगत सिंह। वहाँ उनके पद प्रताप को अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे और उनमें अनेक पत्र पत्रिका में प्रकाशित करवाए। एक चिंतक विचारक के रूप में समाजवाद और मार्क्स एंगल्स के विचारधारा लगातार प्रभावित और आधुनिक होते रहे। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारों के प्रभावित थी। सामाजिक, राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर वे अपने मकानकालीनों के प्राय आगे दिखाई पड़ते हैं। बहुआ आज सयान और अभिभावक दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीतिक से अलग रहना चाहिए। उनका काम पढ़ाई करना है, अपनी योग्यता के पढ़ना, राजनीतिक में उलझना नहीं। योग्यता, राजनीति के पढ़ाई से कोई अस्थायी और विरोध हो। छात्र युवा भगत सिंह विचार के इस संबंध में क्या कहे, वे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे निबंध में मिलती है। सही यह उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था जिससे काफिला और असंकृत नहीं रहा जा सकता है। इसीलिए तत्कालीन राजनीतिक में छात्रों रुचि और भागीदारी स्वच्छता का अपराहित थी। किंतु आज के आज़ादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। समाज और गैर बराबरी के भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि अनपूर्ण का अभाव है। देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि क्या पंजाब में यही कहा गया है कि वहाँ का शिक्षा, अगर जिस शिक्षा में अगर राजनीति का पाठ नहीं पढ़ाया गया तो उस शिक्षा को मैं निकम्मा समझता हूँ। और हाँ, क्यों ना, जब एक शिक्षा है, क्या हम भूगोल, ज्योग्राफी, मैथ पढ़ लेने से हमें शिक्षा का ज्ञान हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं। हमें राजनीति के बारे में ही कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, यह भगत सिंह कह रहे हैं। और हाँ, सही बात है कि हमें राजनीति के बारे में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। जब एक साइड कुछ बुरे काम होते रहते हैं तो हम लोग को उस राजनीति में यथा समुद्र में कूद कर हमें अपने जान तक निछावर करना पड़ जाए तो उसमें कर देनी चाहिए और उसमें सुधार को रख देना चाहिए। और यह बात भी सही है कि एक विद्यार्थी को अपना पढ़ने के लिए अपने विषय और कॉपी से ही अच्छा उसमें लगाव रखना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें राजनीति और देशभक्त से हमें कोई परवाह नहीं है। ये सब गलत है और हमें देशभक्त से भी प्रेम करना चाहिए। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी जमे हुए सांस्कृतिक स्वाधीनता के लक्ष्य अभी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रशासनिक है। अभी यह राजनीतिक उत्साह और प्रशंसा के जागरूक है। ऐसे समय भगत सिंह का यह एक
ऐसे समय भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रशासनिक है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह एक लेख उतना ही प्रशासनिक है। दूसरी ओर अपेक्षाकृत अंतर्गत पाठ के रूप में यह अपने धनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनका पास भावनाएं और विचार होते हैं, उनके मन होते हैं जिसमें कई तरह की धैर्यपूर्ण चलती रहती है। उनका मानसिकता जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, संकल्प विकल्प के भरे अनेक सबल के दुर्लभ क्षण आते हैं। इन सबको देखते समझते हुए उन्होंने अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विशेषता को बनाए बचाए रखना होता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। अपने साथियों का साथ लगातार अंतरंग संवाद का कायम रख कर वे सच्चे अर्थात में उनसे अपनी मैत्री निभा सकते थे, जरूरी क्षणों की उनकी सहेज संभाल रख सकते थे। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव और बीच अंतरंग संवाद एक शिक्षाप्रद झलक मिलती है। तो ये हो गया उनके कुछ जीवन से कहानी, उनके मम्मी का नाम, उनके पापा का नाम, उनके भाई का नाम, ये सब उनके भगत सिंह का कुछ कहानी का जीवन था। अब हम लोग सीधा चैप्टर पर चलते हैं और चैप्टर में उन्होंने क्या लिखे हैं, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, तो उसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। विद्यार्थी, एक लेख और एक पत्र। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा न ले। भगत सिंह कह रहे हैं कि इस बात का बड़ा शोर सुना जा रहा है कि क्या पढ़ने वाले विद्यार्थी या नौजवान पॉलिटिक्स के भागों में हिस्सा न ले। ये कहाँ का बात हो गया भाई, न ले। पंजाब सरकारी की राय बिल्कुल ही न्यारी है। पंजाब सरकारी की न्याय तो बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थी कॉलेज के दाखिल होने से पहले इस शर्त का हस्ताक्षर करवा दिया जाता है कि पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा न ले। पंजाब में जो है विद्यार्थी को इस शर्त से भी सिग्नेचर किया जाता है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी पॉलिटिक्स भागों में हिस्सा न ले। ये क्या कर रहा है भाई, कामों में हिस्सा न ले। स्कूल कॉलेजों के नाम एक स्कूल या परिपत्र भेजता है, कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर विद्यार्थी सप्ताह समाप्त मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वरचंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ कहा जाता है। भगत सिंह कह रहे हैं कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। भले ही वो पढ़ लिख के कुछ अच्छे ज्ञान कर ले, अगर पॉलिटिक्स के ज्ञान नहीं हो तो पंजाब राज्य में राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। और आज भी होगा ऐसे, जिस राज्य में पॉलिटिक्स के ज्ञान नहीं हो तो उस राज्य में राजनीति का सबसे पिछड़ा हुआ ज्ञान कहा जाएगा और माना भी जाएगा। देखिए कहा जाता है, इसका क्या कारण है? क्या पंजाब के बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू। आज पंजाब फैंसी की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है। विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। भगत सिंह कहते हैं कि अगर कोई भी नौजवान या विद्यार्थी अपने पॉलिटिक्स की बातों, राजनीतिक बातों में हिस्सा न ले तो मैं इस शिक्षा को निकम्मा समझता हूँ। नहीं लेता है, उन्हें इस संबंध में कोई फिजूल नहीं होती है। विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता है, उन्हें इस संबंध में ज्ञान नहीं होता है। जब वे पढ़ कर निकलते हैं तब उनमें कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची बातों करते हैं, सुनकर वे स्वयं अफसोस कर बैठ जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ने वाले सुनकर ऐसी कच्ची बातें करते हैं जिन्हें उन्हें दिल टूट जाता है, दिल बहल जाता है और अफसोस भी होता है। कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथों में लेनी चाहिए, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन नौजवानों के भागडोर, जिस विद्यार्थी के भागडोर अपने हाथों में लेने चाहिए, उन्हें आज ही अकल का बंद बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए कि यह हम मानते हैं कि विद्यार्थी को मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन देश की परिस्थिति का ज्ञान और उनके सुधारने के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा को शामिल नहीं है। उन्हें
यह भी कहा जाता है कि विद्यार्थी का एक अपना जीवन, उनका सही बात है कि उनका एक केवल पढ़ाई पर ही ध्यान रहना चाहिए, क्या उन्हें देशभक्त उन्हें नहीं बनना चाहिए, उसने देश में क्या चल रहा है उन्हें राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। परिस्थिति ज्ञान और उनके सुधारने का उपाय सोचने की योग्यता पैदा नहीं करना चाहिए। शिक्षा में शामिल नहीं, यदि नहीं हो तो हम शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं। जो सिर्फ कल की करने के लिए हासिल की जाए ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत है। जो शिक्षा सिर्फ कल की करने के लिए की जाए ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत है। जिसमें देशभक्ति नहीं हो ऐसा शिक्षा की क्या जरूरत है। क्या कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ लो हो। ज़्यादा तेज अनुसार क्या कहते हैं, काका तुम तो पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ लिए हो। और सोच जरूर लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो तो तुम अधिक योग्य और होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। बात बड़ी सुंदर लगती है लेकिन हम इस रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। बात तो बड़ी सुंदर लगती है, भगत सिंह कहते हैं, लेकिन यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। मन का दिखावा नहीं होता है कि मन से ऊपर ऊपर हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से तो एकदम दुश्मन की तरह उस पर वार करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं होना चाहिए। बातें बड़ी सुंदर लगती है लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात को यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपनी टूट द यंग प्रिंस कॉन्फिडेंस पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब ने कहने लगे कि कौन पुस्तक, और यह तो किसी की बंगाली नाम जान पड़ता है। लड़का बोला प्रिंस कॉन्फिडेंस का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक पढ़ रहा था अर्थशास्त्र के, तो उन्होंने बड़ा हंसा और एक विद्यार्थी ने बोला कि यह तो अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक हैं। देखिए पुस्तक, और यह तो किसी बंगाली का जान पड़ता था। लड़का बोल पड़ा प्रिंस कॉन्फिडेंस का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम के परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा। योग्यता पर भी लड़का भी हंस पड़ा और उनसे फिर कहा कि ये रूस सज्जन थे, बस रूसी कह टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बलशेविक क्योंकि तुम पॉलिटिक्स की पुस्तकों पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता की अब उन बेचारों के विद्यार्थी को उनसे क्या सीखना है। ऐसी स्थिति में नौजवान का क्या सीख सकते हैं। दूसरी बात कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, भाषण सुनता हुई व्यवहारिक राजनीतिक पर कमीशन या वायसार की स्वागत करना क्या हुआ। क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं। सरकारों और देशों की प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान ही गिनी जाएगी तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ है। क्या विद्यार्थी को जनमत में खुशामद का पाठ पढ़ाना जाना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब हिंदुस्तानी में विदेशी डाकू नहीं पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किस तरह से कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तानी इस समय की ऐसे देशभक्त की जरूरत हो तो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़े ऐसे आदमी मिल सकेंगे। क्या परिवार दुलारिये झंझट में फंसने सयाने लोगों के ऐसे लोगों को निकल सकेंगे। यह तो कोई नौजवान निकल ही सकते हैं। क्या कहते हैं बूढ़े आदमी देशभक्ति में क्या इस समय फंस सकते हैं। अपने शरीर तक निछावन कर दे। क्या एक डरा हुआ व्यक्ति इसमें कूद सकते हैं। नहीं, यह तो एक नौजवान ही निकल सकते हैं। जैसे कि होता है सुनो सबके करो अपना। मैं तो खुद करता हूँ कि सुनो सबके और करो अपना। जो मुझे अच्छा लगता है देशभक्त में, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं अपने खुद से करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है, मैं आप सभी को सबको कहता हूँ, पापा मम्मी को भी बात मानिए, सब चीज़ों का बात मानिए, लेकिन सबको बात मानते हुए में जो आपको अच्छा एक सोल्यूशन निकले उस बात पर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते हुए आप उस बात पर आगे कदम उठाइएगा। हो सकता है आप गिर भी सकते हैं, हो सकता है आप आगे भी निकल सकते हैं, गिर सकते हैं, पापा का धमकी मम्मी का धमकी हो सकता है,
लेकिन गिर गए तो इसका मतलब नहीं है कि हम हमेशा सदा के लिए गिरे हुए रह गए, हम उठ भी सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं तो खुद करता हूँ, मैं अपने बारे में मत करता, मैं सुनता हूँ सबका लेकिन करता हूँ मैं खुद का। वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में फंसे हो, और जंजालों पड़ने पहले विद्यार्थी को नौजवान नहीं तभी सोच सकते हैं कि यदि उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही शिक्षा परीक्षा फर्ज कर लेना घंटा न लगाए हो। उन्हें कहा जाता है कि सिर्फ ज्योग्राफी और गणित का परीक्षा ही पास कर लेना यह कोई सच्चा देशभक्ति नहीं है। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी को कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक नहीं है? क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों के पास शिक्षा छोड़कर पॉलिटिक के लिए निकल पड़ने के लिए खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक नहीं है? क्या उन्हें जो इंग्लैंड के विद्यार्थी है उन्हें पॉलिटिक के लिए पॉलिटिक नहीं है, छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए जो निकल गए हैं उन्हें पॉलिटिक नहीं है? तब हमारे उपदेश कहाँ थे जो उनसे कहते हैं जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद जो लड़के सत्याग्रह के बारदोली वालों की सहायता कर रही है, क्या वे ऐसे मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तानी के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थी कर के अत्याचार भूल नहीं सकते हैं। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक बाहरी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़े साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े, अपना जीवन इसी काम में लगा दें। भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी पढ़े ज़रूर और नौजवान पढ़े भी ज़रूर, और देशभक्ति के बारे में पढ़ना चाहिए, राजनीति के बारे में भी पढ़ना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तब उसमें कूद जाना चाहिए और अपना जान अपना शरीर न्यौछावर उसी में कर देना चाहिए। और हाँ, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों को इसी उत्सव कर दे, वरना बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। अब सुखदेव राजगुरु के बारे में यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, सुखदेव के नाम पत्र लिखते कौन? मेरे प्रिय भाई भगत सिंह। मैंने आपको पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा है। अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियाँ ने हम अलग अलग प्रभाव डाला है। मैंने बदली हुई परिस्थितियों पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों को जेल बाहर घृणा करते थे वह आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। जिन बातों के लिए जेल के बाहर घृणा करते हैं वह बात अब आपके लिए अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल के बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती है। उदाहरण में व्यक्तिगत के प्रेम को विशेष रूप से मनाने वाले थे, परंतु अब इस भगवान का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचार में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इस मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एक अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त होता है। आपको याद होगा कि एक दिन में मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। भगत सिंह कहते हैं कि आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियाँ आत्महत्या की उचित हो सकती है, परंतु अपने मृत्यु दृष्टिकोण का विरोध किया। कई परिस्थितियाँ आत्महत्या का विरोध हो सकती है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया हुआ था। मुझे उस चर्चा का समय एक स्थान भली प्रकार का याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कार्यकर्ता का कायर भी उचित माना जाता है। आपने मुझे उस वक्त समझाया था कि एक आत्महत्या
इस प्रकार की करना कार्यकर्ता का कार्यकर्ता माना ही जाता है। कार्यकर्ता कार्य का भी उचित नहीं माना जा सकता है। आपने कहा था कि इस प्रकार के कार्य भयानक और घृणित हैं। आपने कहा था कि इस प्रकार की भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्था में न केवल उचित वर्णन अनिवार्य है एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है, किंतु एक आत्महत्या घृणित अपराध है। यह पुण्यंत कार्यकर्ता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना है क्या कोई मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि आप अपने शरीर के अंदर केवल कष्ट सहने से देश की किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। आपको नहीं पता है, कर सकते हैं आप जैसे व्यक्ति। और ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा का हृदय सेवा द्वारा कष्ट को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय की जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाए। दूसरी बात यह कि यही वह अवसर जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना मानव किसी भी कार्य का उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस असेंबली में बम फेंके थे, बम फेंकने के कार्य किया था। करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। जब हम बम फेंके थे तो उसका परिणाम और उसका परिणाम भोगने की बारी आ गई है। आपका यह विचार है, यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए तो दंड से बचने का प्रयत्न किया होता। आपको यह भी पता है कि जब हम दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारे कार्य उचित नहीं होता। इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हमें अपने लक्ष्य के पूर्णतः सफल हो जाएंगे। जब हम दया के लिए गिड़गिड़ाते तब इसका प्रभाव बिल्कुल अच्छा नहीं होता और इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। इसीलिए बंदी होने के समय हमारी संस्था राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया था। मैं आपके पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर भी मर जाएंगे। हम उपवास की स्थिति की रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था न हमें विचार सूझता था। भगत सिंह कह रहे हैं कि मुझे इस बात के बारे में बहुत सी सोच है कि मुझे ना भोजन करने के लिए ज्ञान था, ना मुझे कपड़ा पहनने के लिए ज्ञान था। बस हमको ज्ञान तो इस बात का था कि क्रांतिकारी बनना है और देश को आज़ाद कराना है। हमें यह विचार सूझता था कि हमें तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती है। हमारे चित्रमित यंत्रनाथ दास की मृत्यु तो अस्मरणीय है। क्या आप इस आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वपारी आंदोलन शुरू हो गया है। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए हैं। इस प्रकार के संघर्ष मरना एक आदर्श मृत्यु है। हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए। इस प्रकार की आत्महत्या करना एक मृत्यु आरोपी अपराध है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनके मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सज़ा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। तो यह मृत्यु भी सुंदर होगी। परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ ही दुख से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना दो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति पूर्ण बनाने आता है। भगत सिंह कहते हैं कि थोड़ी से दुखों को बचने के लिए आत्महत्या करना यह एक अपराध कार्य करता है और विपत्तियां हमें संतुष्ट और मजबूत बनाने आती है। जो भी दुख आता है हमें मजबूत और स्ट्रांग बनाने आती है। दुख बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं, देखिए तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी। परंतु आत्महत्या कर्म कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन
जीवन को समाप्त कर देना कार्य करता है। कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को आत्महत्या करना, अपने जीवन को मार देना, यह एक आत्महत्या कार्य करता है। कुछ दुखों से बचने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, भगत सिंह बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है और आप वर्णम कहूँगा, हम में से किसी ने भी कभी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है, तो हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य की कदापि नहीं दिखाई देती है। हम उनकी कहानियों में कष्ट और सुखमय स्थिति को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र के असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारण और सोच विचार करने का भी चिंता नहीं करते हैं। कहूँगा कि केवल विपत्तियाँ सहन करने के साहित्य उल्लेख ने उन कहानियों को शहादत, दर्द, कहरी, टीस और उनकी चरित्र तथा साहित्य की ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय का दयनीय है, हास्यमय हो जाता है, जब हम अपने जीवन की आकरण के रहस्यवाद के प्रविष्ट लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता है। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार की उन विपत्तियों की चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य बस थोड़ा सा और है, इस चैप्टर को हम ख़त्म ही कर देंगे। पढ़ा है, जेलों में ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान का स्वायत्त का सर्वश्रेष्ठ भाग स्वयं कष्ट को सहना ही सही है। आप भली प्रकार के जानते हैं कि रूस की राजनीतिक बंदियों को बंदगिरी की विपत्तियां सहन करना है। आप भली प्रकार की जानते हैं कि राजनीतिक बंदियों बंदगिरी विपत्तियां सहन करना जारशाही है। तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों में प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत ऐसे व्यक्तियों को आवश्यकता नहीं है जो इस विषय के पुण्यता में परिचय है? उन्होंने कहा, तख्ता पलटने का सिर्फ अलग लहंगी होना चाहिए। क्या इस भारत में लाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है? इस विषय को पुण्यता परिचित हो और इस समय निजी अनुभव रखते हो। केवल यह कह देना दूसरे कोई इस काम को लेकर लगेगा कि इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किस प्रकार की उचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार का जो क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्य का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने का प्रतानिष्ठपूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें अवधित का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार की आंदोलन क्रांति के कार्यालय को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं, उन सबों पृथकों रहने के लिए आपने जो तक दिए हैं, उन्हें समझने का असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या नासमझ हैं। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं, हम किंचित भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे हैं और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदगृह जीवन यह वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। वास्तव में आपको पता होगा कि आप पूर्ण या वास्तव में अपमानपूर्ण है, उसके विरुद्ध आप आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। नहीं करते संभवतः आप कहेंगे कि संघर्ष सफल नहीं हो सकता है, परंतु यह तो वही तर्क है जिसका आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं।
यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों को सुनते रहे हैं और जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्न में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर है? मैं आपको मुख्य में सुनाऊंगा कि कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता को आधार संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य को और हदासों की तुलना में क्या कर सकती थी। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल लें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने के नितांत भूल की नहीं। इस प्रकार के परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। विशेष तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बल प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदगृह है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदगृह है। कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय आप उस विचार को ही होंगे जो जेल पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों के रौद कर रख देगा। क्या आपको यही पता है कि उसका विचार और वही होगा कि जो एक जेल के अंदर विचारों वातावरण को रौद कर लेंगे, जेल के बाहर आने के बाद यही होगा? नहीं, ये सब नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल के बाहर वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या जेलों के अंदर अनुकूल था? फिर वह असफलताओं के कारण क्या है उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय है कि यदि हम इस क्षेत्र न उतरे तो होते तो कोई क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ? तो यदि ऐसा तो आप भूल कर यद्यपि यह ठीक की है कि हमें वातावरण बदलने की बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए, ये तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्म मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचार वाले व्यक्ति का उत्पन्न किया था। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स की थी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने की आवश्यकता सहायक सिद्ध हुआ। मैंने और आपने भी इस देश के समाजवाद और साम्यवाद के विचार के जन्म नहीं दिया, वरना वह तो हमारे ऊपर हमारे समय एक परिस्थितियों का प्रभाव का परिणाम। निसंदेह हमने इन विचारों प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य का आवश्यक किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार की कठिन कार्य को हाथ में लिया तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियाँ बचने के लिए आत्महत्या कर लेना जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरना यह तो प्रगतिवादी कार्य। भगत सिंह कहते हैं विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना यह सब सही नहीं होगा, परंतु यह तो प्रगतिवादी का कार्य होगा। और हाँ, जो भी हमारे कष्ट आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, हमें मजबूत करने के लिए आता है। भगत सिंह कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ दुख तकलीफ कष्ट सहन करने के लिए हमें मजबूत करने के लिए आता है, इसे आत्महत्या करना एक अपराध है, कार्यकर्ता है। इसीलिए अगर मरना ही है तो देशभक्त के लिए मरिए, शहादत शहीद हो जाइए। उससे देश में आपका नाम रोशन हो जाएगा, इतिहास के पन्नों के दर्ज में रचा जाएगा। और इस भगत सिंह को बारे में कौन नहीं जानता है? हमारे कुछ वर्षों से इतिहास बनकर आया है। हम लोग याद करते हैं, याद भी कर रहे हैं, आने वाले समय में भी याद करेंगे कैसे हमारे भगत सिंह हंसते हंसते, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे के ऊपर अपना शरीर देश को आज़ाद कराने में फांसी के फंदे पर लटक गए। जेल के नियमों के अनुसार जीवन के न्यासदशा, दबाव और हिंसा के असीम परियुक्त वक्तव्य का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का जिस समय हम लोग ये सब करते थे उस समय हमें नए नए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांति कहने का गौरव अनुभव करते थे वे हमको छोड़ गए। या यह परिस्थितियाँ असीम परिचययुक्त न फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण है और तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों की शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ता का उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो लोगों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यही
वक़्त ने आपको सामने सोच विचार किया होता है तो यह वह प्रारंभ में यही आत्महत्या कर लेता है। आज आपका ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूस राज्य के उत्तरदायी पदों पर विराजमान और जिन्होंने आपको जीवन का अधिकार भागदंड भोगते हुए जिलों को बिताते हैं। मनुष्य के अपने विश्वास और धृष्टापूर्व अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। कोई भी नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। तो आपको साथ में क्या घटना होने वाला है भविष्य में, यह कोई नहीं कह सकता। या मेरे साथ क्या घटना होने वाली है भविष्य में, यह कोई नहीं कह सकता है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों के अत्यंत तीव्र के प्रभावकारी विषय की रखना चाहिए, तो अपने बड़े दृष्टि से इसका विरोध किया। आप इस विचार की घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था कि फिर अब क्या हुआ। तो ऐसे विकट और जटिल परिस्थितियों में भी नहीं, मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में घृणा है। आपको इस मनोवृत्ति के से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय, माइक इधर चले गया था, देखिए आगे, ओहो निकल गया। एक अपने बंदी बनाने के समय माइक है ना मेरा निकल गया, इस माइक को अब चेंज कर देंगे, समझे आप लोग। इस माइक को अब हमको है ना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आवाज़ आ रहा है अच्छा सा, देखिए। अपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों को अनुकूल कार्य किए होता है, अर्थात अपने विषयों को खाकर उस समय की आत्महत्या कर ली होती है। अपने क्रांतिकारी कार्य की बड़ी सेवा होती है। क्रांतिकारी के जो भी करते हैं वो बड़ी सेवा होता है। जैसे भगत सिंह सेवा किए, उन्हें इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, उन्हें कौन नहीं जानता है, सेवा की होती है। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना ही हमारे के लिए हानिकारक है। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं परगेष्ठ अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन को हिसाब आदि में कोई विश्वास ही नहीं रखते हैं। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषयों में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था, गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्हें कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार के अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन बहुत दुख हूँ। उनका तर्क था कि मेरी मृत्यु की आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनका उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों का वाला व्यक्तित्व व्यर्थ में मरना कदापि सह नहीं कर सकता है। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता को अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेष मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी से चिंतित नहीं हो सके, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हद में लाना ठीक नहीं समझता है। वह बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ कि आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊँ कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाने जाने के अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पुण्य, क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। देखिए बारिश होने लगा है, क्लास भी लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। यदि कोई क्षमा हुई तो भी पूर्ण सबके लिए होगी, वरना वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न क्षमा हो सकती है और न होगी ही। इस प्रकार की मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और व्यवहारिक और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह कि अब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा
पर पहुँचने तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट का कठिनाइयाँ उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश में भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों को विवेक पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत समस्त अनुभवों को पूर्णतः बिग, इसीलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेष अंग्रेजी जाति भावनाओं में किस प्रकार के आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार परिवर्तन क्रांतिकारी बिना संभव नहीं है। क्रांति का केवल सतत कार्य करते रहने पर प्रयत्न से कष्ट सहन करने के बलिदानों से ही नहीं उत्पन्न की जा सकती है। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण संबंध तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधा और मतदान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों को हद में हमारी फांसियों की कुछ अमिट अंकित हो जाए तो बस, इससे अधिक कुछ नहीं। भगत सिंह कहते हैं हमारे देश में कुछ भी क्रांतिकारी को फांसियों के कुछ ऐसा काम करने के बाद कुछ फांसियों का भी हो जाए तो हमें कुछ अमिट नहीं है। तो भगत सिंह ने बोला था आप अपना जान दो। भगत सिंह ने बोले कि अरे हम ऐसे ही जान देते, जब तक इस शरीर से कुछ होगा नहीं तब तक हम जान नहीं दे सकते हैं। तो देखिए हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों के बारे में इस समझे हैं। क्या इन्होंने क्यों राजनीतिक पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग समझे हैं। आप यह मत समझिएगा कि जितेंद्र जिक्र सर ने सिर्फ केवल क्लासें पढ़ाते हैं। हम न सब कुछ पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। ऐसा क्यों ना इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कृपया बोर्ड अभी आने में लेट हो गया, इसी कारण हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आप यह मत समझिए कि केवल शिक्षा से भी हो, हम राजनीतिक से भी, किसानों से भी। मैं एक किसान का बेटा हूँ। माय फादर्स इज फार्मर्स। मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसीलिए आप सबका जय हिंद दिल से सैल्यूट करता हूँ। भगत सिंह के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा। इस देश को आज़ाद कराने के लिए, तिरंगों के लिए अपना जान तक भी न्यौछावर कर दिए। तो जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक्स, वेलकम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।